हमको लगता है कि 155 नंबर के आसपास आया था। तो ज्योग्राफी हमको लगता है कि हम ठीक ठाक हैं, इसीलिए यहाँ भी हम गच्छे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। और मेन बेसिक चीज़ जो भी रहे तो आप लोग सवाल दिमाग में ज़रूर रखिए, क्योंकि समय आप लोग के पास अब लगभग 50 दिन भी ठीक से नहीं है, समझे ना। तो 50 दिन भी नहीं है तो समय का सदुपयोग करना है। बहुत कुछ तो आप लोग जानते हैं, सिर्फ जो है एक लिखने का सलीका जानना चाहिए कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कुछ हमको ऐसे का टॉपिक भेजा, अब एक लड़का है यहाँ, उसको शायद नहीं मालूम है, ग्रुप में नहीं है क्या, सीरियस लड़का है, पिछली बार भी था। तो एक दो को भेजा तो हम पूछे कि तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। अब हर चीज़ में आप हिस्ट्री घुसा देते हैं, तो भाई जहाँ जगह रहेगा वहाँ ना। मान लीजिए कि अभी है जो कृषि और की समस्या है, तो ठीक है थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर का आप दीजिएगा कि भाई इस तरह का रहा है, लेकिन आप जो है अब 750 में 150 शब्द 200 शब्द उसी पर चले जाइए कि उसने क्या किया उसने क्या किया। तो अभी पर आप आइए ना भाई, समझ रहा है ना। तो इससे में जो है मतलब आप पॉइंट पर रहिए, माने मेरा मानना है कि पॉइंट पर रहिए। पिछली बार भी बताए थे कि 69th में जो अंग्रेजी का ऐसे जांचे थे उनसे बातचीत होती थी और होती है अभी भी, तो हमारा उनका फ्रिक्वेंसी मिलता है। तो इससे ही लगता है कि नहीं, एग्जामिनर भी जो है लगभग मेरे ही एज का सब जनरली होता है और उसी मानसिकता से सोचता है, यदि वो एकेडमिक है तो। और एकेडमिक है इसीलिए कॉपी जांचने के लिए भी दिया गया है। तो ऐसे का जो टॉपिक रहे ना, आप उस टॉपिक का जो टाइटल जो मिला हुआ है, आप उसी का एक समरी दे दीजिए ऊपर में कि वो कहना क्या चाहता है, और बाद वाला जो कंक्लूजन है उसमें आप कंक्लूजन देते रहिए कि हम इससे सहमत हैं, असहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, या मतलब जो भी है असहमत हैं। वो आप बीच में जो है सिर्फ एनालाइज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, उस पर सवाल कीजिए और वहीं तक रहिए सीमित। तो आप लोग कोई टॉपिक चूज किए हैं, देखे हैं, खुल करके बोलिएगा तो समय बचेगा। कहने का मतलब कि आपके दिमाग में कोई टॉपिक उस तरह का है तो उस पर से बात शुरू करें, और नहीं तो फिर है जो कोई भी एगो टॉपिक जो पिछले साल में आया है उसको देख करके ही बात करें। कोई तो आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश किए होंगे तो कुछ में होगा ना कोई क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे लोकोक्ति का है एक पोर्शन, 2 गो और है, तो आपको 3 गो जो रेंज दिया है तो उसमें से कोई ऐसे जो लिखना चाह रहे थे और लिखने में लगा कि थोड़ा और बेहतर जान लें, इसलिए खाली नहीं पूछिए। देखिए आप लोग भी बहुत सा चीज़ जानते हैं, हम थोड़ा सा उसमें और बेहतर करने का सिर्फ कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जान रहे हैं, आप लोग रिटन निकाले हैं, पीटी निकाले हैं और यहाँ तक आए हैं, और एक बहुत से आदमी दोबारा भी दे रहे होंगे रिटन का, तो अनुभव भी होगा। लेकिन और बेहतर के लिए कि जो हम चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ पूछिए तो है जो बात वहाँ से शुरू करें। पर्यावरण से संबंधित देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो सवाल जो होता है उसमें आप एक तो कि हमारा मानना है कोई भी चीज़ का कि बेसिक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। उसे क्या होता है कि एग्जामिनर भी जरा सा इम्प्रेस होता है बेसिक कंसेप्ट। तो पर्यावरण की जब बात आती है तो आप अनावश्यक भी जो है आप पारितंत्र में घुस सकते हैं, पारिस्थितिकी में घुस सकते हैं, माने इकोसिस्टम पर भी जा सकते हैं। इन्वायरमेंट से आप इकोसिस्टम पर आसानी से जा सकते हैं। तो जा सकते हैं तो दोनों का मूलभूत अंतर समझ लीजिए। सिंपल शब्द में बात यदि आप नहीं समझ रहे हैं या हम नहीं समझा पा रहे हैं तो दिक्कत ये है कि हम ठीक से नहीं समझे हैं। तो एग्जामिनर को भी पर्यावरण क्या है, अब इसको सिंपल अर्थ यदि लिखें कि पर्यावरण हमारे सराउंडिंग में जो एक आवरण जो बन जाता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। सिंपल शब्द यही है और यही है भी। इन्वायरमेंट भी जो है वो हमको लगता है कि इन्वेलप करता हुआ जो चीज़ होता है, कवर करता हुआ, तो पर्यावरण पर्यावरण है, सिंपल सा चीज़ है। अब जैसे किसी भी चीज़ के आसपास में जो वस्तु सब है जो उसके पर्यावरण में है।
उसमें आप छठा सातवां के ज्योग्राफी में भी देखते होंगे एनसीईआरटी का, हम जब भी बात करेंगे तो एनसीईआरटी का, समझ रहे हैं ना, चूंकि स्टैंडर्ड वही है, उसी को लेके आप लड़ भी सकते हैं चाहे नहीं भी। तो उसमें कहता है कि एक जैवीय वातावरण हुआ, एक अजैवीय वातावरण हुआ, एक जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है और एक मानव के द्वारा निर्मित है। तो ये सब जितना चीज है ये सब पर्यावरण में आ गया, समझ रहे हैं। अब ये जो दोनों क्लासिफिकेशन जो कहे जैव और अजैव, बायोटिक नॉन बायोटिक, और इसमें जो हो गया मैन मेड और नेचर के द्वारा जो मेड है, तो आप इस पर 50 शब्द 100 शब्द 150 शब्द आप बढ़िया से लिख सकते हैं, फालतू लिखने का जरूरत नहीं है। अब है जो इकोसिस्टम, तो अब इसको इससे कोरिलेट करना है कि सिस्टम जो होता है, अब इसमें शब्द है सिस्टम, समझ रहे हैं ना, पारितंत्र, इसीलिए हम बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी बोला जा सकता है लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं पारितंत्र। तंत्र हिंदी में लिखने वाले तंत्र और अंग्रेजी में लिखने वाले, अंग्रेजी का तो शब्द एक ही है इकोसिस्टम, ठीक है, इसमें सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम विदाउट फ्लो ऑफ एनर्जी का चलेगा नहीं, मतलब सिस्टम चलने का एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको एनर्जी फ्लो होना चाहिए। तो आपके इन्वायरमेंट में जितने कंपोनेंट है उसको यदि किसी एनर्जी फ्लो के जो एनर्जी जा रहा है, जो जनरली जो है सोलर सिस्टम का जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, वही उसका जो है मेन एनर्जी है, तो उससे सबको जो कनेक्ट करता हुआ फिर वो बाहर निकल जाता है, यही इकोसिस्टम है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें शब्द है सिस्टम पकड़िए और सिस्टम के लिए एनर्जी पकड़िए, और एनर्जी का फ्लो जो सब एक दूसरे को गूंथ दिया वही इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखिए हम इन्वायरमेंट का जो टॉपिक आपको है अपग्रेडेड जो है, ये +2 वाले किताब में भी आपको मिल जाता है, कुछ बायोलॉजी में भी है, कुछ फिजिक्स वाले में भी है, कुछ हमको लगता है केमिस्ट्री वाले में भी है, तो उसके अपने अपने नज़रिया से उसमें दिखाया है, ठीक है। उसी में हम एक पढ़े थे बहुत पहले, एक हवाई जहाज का, अभी नाम हमको उस अब ज्योग्राफी का ही विद्वान होगा, अभी हमको नाम याद नहीं है, लेकिन हम कई बार पेपर में भी देखते हैं, हो सकता है कि अभी जीवित नहीं हो, लेकिन उनका कंसेप्ट है कि कौन सा कंपोनेंट आपके इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम को ज़्यादा नुकसान कर रहा है या कर सकता है। उसका एक क्राइटेरिया यही दिए हैं कि प्लेन में जो मतलब कि सिस्टम बना हुआ है, तो नट वाल्टू समझ रहा है ना, जो नट वाल्टू जो है यदि वो ढीला है या खुल गया है तो डिपेंड इस पर करता है कि वो है कहाँ का, समझ रहे हैं ना। आपके सीट का यदि नट वाल्टू ढीला है तो वो आपके प्लेन को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि जहाँ पर उसका इंजन लगा हुआ है जिससे वो टंगा हुआ है उसका ढीला हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। तो कहता है कि इकोसिस्टम भी एक प्लेन के समान है, वो डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लोकेशन कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, चीज एक ही है लेकिन चीज कहाँ पर है उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर, नमस्ते सर। सर एक पीसीएस वाले क्लास में सर हैं, एसए में अभी सर बाद में बात करते हैं। पीसीएस का क्लास ले रहे हैं, एसए का, पटना में आ गए हैं। जी जी 10 बजे सर। ठीक, उसके बाद ठीक ठीक। आईजी हैं एक बाहर में, तो कुछ यही सब एकेडमिक कुछ फीडबैक को करंट का देंगे। कुछ लगता है सबको कि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करें, इसलिए पोलाइटली थोड़ा सा इनको जवाब दे देना था। तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम तो आप समझ गए। अब देखिए कि इसका क्या नुकसान है। अब इसी से जुड़ा हुआ है प्रदूषण, पोल्यूशन, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम सीधा समझाते हैं कि जो अनवांटेड मटेरियल आपके इन्वायरमेंट में है वही पोल्यूशन है। जैसे सिंपल तरीका में गेहूं तो आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बथुआ का साग भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन गेहूं के खेत में बथुआ उपज जाता है, वो अनवांटेड होता है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, वो बेकार का चीज़ हो गया,
वो उस गेहूं के खेत को बर्बाद कर रहा है। और उसी तरह से यदि गेहूं आप बथुआ का ही आप उत्पादन कर रहे हैं बाजार में जो भी है, या आप उसमें वैल्यू एडिशन करके मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें यदि गेहूं का पतवार उग गया है तो वो पोल्यूशन है। तो चीज एक ही है, लेकिन पोल्यूशन होता है उसके रिलेटिविटी के कारण कि उसका स्ट्रक्चरल जो है या फंक्शनल जो है उसका ज़रूरत वहाँ है उस गतिविधि का या नहीं है, तो उसको पोल्यूशन कहे। तो इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और इकोसिस्टम तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब पोल्यूशन पर भी आएंगे तो अभी आप देखिए यही नगर निगम में जो कचरा जो ढोता है पोल्यूशन ही हटाता है। तो आप देखते हैं कि पहले लिखाता था कि एक हरा गीला कचरा और एक सूखा कचरा, समझ रहे हैं ना, सेंस रहता है उसका कि एक सूखा और गीला कहने का मतलब है कि जो वेजिटेटिव जो है छिलका उलका सब्जी उब्जी खाना उना का जो बचा हुआ है उसको एक अलग तरह का रखिए, और बाकी जो है कागज है, कतरन है, कुछ लोहा लकड़ का चीज़ है उसको एक तरफ रखिए। तो दो तरह का ही किया। लेकिन आप देखिएगा कि नगर निगम वाला जब गौर करके जब देखिएगा तो 4 तरह का कंटेनर लेके चलता है। 2 ठो जो है वो अलग से थैला लटका के चलता है, उसमें एक है मेडिकल हैजार्डस का जो पोल्यूशन है उसका, माने अस्पताल का जो है, और ये जो नर्सिंग होम का है जो इंजेक्शन है, समझ रहे हैं ना, उसका पैड है, ये सब चीज़ जो खुला है रोगी का, प्लास्टर कटा है चाहे जो है, तो रोगी किस तरह का इन्फेक्शन का था नहीं था, तो उसको कहता है कि डिस्पोजल वो दोनों कैटेगरी से अलग करके रखने के लिए, समझ रहे हैं ना। और एक और कैटेगरी करता है कि जो मतलब कि जहाँ शॉर्टिंग हो चाहे जहाँ ई हो वहाँ पर नुकसान करने वाला नहीं हो, जैसे शीशा आदि फूटा हुआ है तो कहता है कि उस दोनों में मत रखिए और उसमें भी मत रखिए। मेडिकल वाला तो इन्फेक्शन के कारण है जो उसको अलग कैटेगरी किए हुए है, और शीशा वाला इस तरह से। तो आपको पोल्यूशन का ही मान लीजिए कि कहीं चर्चा है और टाउन का मैनेजमेंट से ही संबंधित है, तो आप इस पर थोड़ा सा अलग से प्रकाश देंगे तो एक लगता है कि नहीं आपको व्यवहारिक नॉलेज भी है और पढ़ने वाला भी थोड़ा सा रुक करके पढ़ेगा। आप लोग भी पटना में रहते हैं, 4 पर हो सकता है कि इसमें से 2 आदमी ध्यान दिए हों, बाकी उस तरह से ध्यान नहीं दिए हों। तो आप ये जो सब क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना तो आपको तरह तरह का आइडिया आने लगेगा। कोई भी चीज़ को एलोबरेट करके लिखना हो, समझ रहे हैं ना। कल की बात बता रहे हैं, एक ग्रुप में हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि भाई भारतीय संस्कृति का जो धरोहर है वो किसी के ऐसे एक क्लास को नहीं में उसके भरोसे छोड़ा जा सकता है जिसमें लोग पढ़ लिख कर करके बड़े बड़े अफसर हो गए, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन हो गए, ये सब हो गए, तो अब पढ़े लिखे लोग उसमें जा ही नहीं रहे हैं, तो बाकी समाज का है सोया हुआ है वो भी जा करके आए। तो आप देखते होंगे कि सोशल ग्रुप में कई तरह का होता है। तो एक को बोला कि भाई आप अंधविश्वास पाखंड को बढ़ाने वाला में ही काहे आप समर्थन करते हैं, आप है जो क्यों नहीं बाबा साहेब पर क्या कहता है फूले पर साहू जी महाराज, इन लोगों पर जो सोशल जो रिफॉर्मर हैं इन पर काहे नहीं कथा बाजते हैं। तो साइकोलॉजी उसको समझ में नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा सा झुंझलाहट हो गया। हम कहे कि आप व्यवस्था कीजिए इस तरह के श्रोताओं का और श्रद्धा के साथ, मैं बाबा साहब पर 3 दिन वाचन करूंगा। तब है जो वो आया बैकफुट पर, हम कहे कि कीजिए व्यवस्था। तो हम सोचे कि भाई हमको यदि 3 दिन बोलने के लिए तो बोल दिए तो हम समझदारी से बोले, तो क्या बोलेंगे। देखिए ये आपको बता रहे हैं इसलिए कि आप जो ऐसे लिखिएगा उसमें मटेरियल कैसे भरिएगा। तो अंबेडकर के तो हम तो बहुत लिटरेचर पढ़े नहीं हैं, उतना ही पढ़े हैं जितना आप पढ़े हैं, जितना हम पढ़े हैं, कोई अलग से नहीं पढ़े हैं। तो 3 दिन का बोल दिया है तो पीछे भी नहीं हटेंगे। तो हमको लगा कि क्या करना है 3 दिन में, एक दिन तो आरंभिक सत्र होगा, और सत्र भी यदि दिन में आप लंच के पहले और बाद में बांटिएगा, या आप 2 बजे से शाम में यदि कर रहे हैं तो भी 2 पार्ट में कीजिएगा, तो 2-2 घंटे का 2 सत्र होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक में तो भजन गाना ये सब ही निकल जाएगा, और समापन में भी कुछ कुछ इधर उधर से सम्मानित में हो जाएगा। तो हम कहे कि भाई एक दिन तो आप अंबेडकर को बता दें।
दूसरे दिन अंबेडकर जो हैं बुद्ध से जुड़े हुए थे, धर्म अपना जो है 56 में जो लास्ट में जो है मरने से 90 दिन पहले जो है नागपुर में जो है बौद्ध धम्म का किए। तो कुछ बौद्ध धम्म पर है जो आप बता दें कि क्या उसमें था नहीं था। और तीसरा दिन जो है आप संविधान पर बता दें भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और कहता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभिक? 7 थे, 9 थे, 7 थे। 7 थे प्रारंभिक सदस्य, उसमें से एक आदमी मर गए, एक आदमी बीमार रहते थे, एक आदमी लंदन जाकर के बस गए। 3 गो तो ऐसे ही हो गए, बच गए 4 गो। 4 गो में भी कहता है कि एक ये थे और 2 सदस्य और थे, एक का भी हमको ध्यान में नहीं है, जो इनको कंट्रीब्यूट किए। तो जो वो लोग जो बड़े बड़े खानदान के जो कुछ लोग थे उसमें से इक्का दुक्का तो इनके साथ में रहे, इसीलिए इनको कहा जाता है कि संविधान निर्माता है। क्योंकि प्रारूप समिति मतलब जो मूर्ति आप बनाते हैं गणेश जी का चाहे कुछ हो, तो जो ढांचा है वही फ्रेमवर्क है, वही प्रारूप है जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। और बाकी चीज तो फिर संविधान सभा में कई बैठक हुआ और कई मुद्दे पर उस पर डिस्कशन होकर के उसको फाइनल स्वरूप दिया गया। तो संविधान का ही चर्चा कर देगा। कहने का मतलब कि एक टॉपिक को हम इस तरह से एलोबरेट किए। तो आपको अब देखिए कि अभी टाइटल लंबा है तो आपको वो एक सर्किल बना दिया है कि आपको इसी अंदर में रहना है, ठीक है। तब तो आप उसी घेरे के अंदर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन महिला सशक्तिकरण, आजकल महिला सशक्तिकरण मान लीजिए जैसे ये टॉपिक है, तो ये है जो ओपन इंडेड है कि आप जो है इसको कोई सर्किल नहीं बनाया है। तो इसमें है भाई महिला और सशक्तिकरण। ऐसा पिछले में पूछा था, पिछले परीक्षा में पूछा है ना 69th में, ध्यान में है आपको? नहीं, हमसे एक आध आदमी मैंने इस पर पूछा। नहीं आता रहता है, एक जीएस का क्वेश्चन हो गया, एक निबंध का क्वेश्चन हो गया। तो दोनों हूबहू एक ही तो नहीं है। इसका आप उसमें यूज कर सकते हैं, उसका उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन एंगल तो अलग अलग होगा। देखिए इसमें से हमको लगता है कि 3 विद्यार्थी लगता है कि पहले से आप लोग हैं, बाकी सब लगता है कि नए हैं। एक आप पहले से हैं और एक आप पहले से हैं, और लगता है ये भी पहले से हैं। ये और उधर वो एक क्लास लगता है आपकी है, मेरा नहीं आपकी है। और लड़की में तो एक ही थी जो नहीं आई है शायद, एक पूजा एक दिन फ़ोन की। तो क्या है कि देखिए भाई, आप लोग जितना विद्यार्थी हैं तो आप लोग ज़्यादा सीरियस हैं। हमको कई एजेंडा चलता रहता है, लिखते भी हैं। जैसे रात में ही एक लिखे सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्विकास की कहानी, कि सोशल इवोल्यूशन कैसे होता है और कल्चरल इवोल्यूशन कैसे होता है। 1400 शब्द लिख करके छोड़ करके आज सर्कुलेट कर दिया। डेटा अभी नहीं है, नहीं तो भी ब्लॉग का रीडरशिप दिखाते। तो क्या है कि उस लड़की से कुछ विशेष बात मैंने होता है कि टॉपिक से कुछ हट करके बात हो गया अपना अनुभव का। उसके बाद वो ऐसे भेजी थी तो लैपटॉप पर हम खोल कर करके पढ़े। मोबाइल में क्या होता है ना कि पेज ऊपर नीचे सीरियली हम नहीं पढ़ पाते हैं। जो भेजता है वो सीरियल में लगता है नहीं रहता है। लैपटॉप पर जरा बड़ा दिखा तो उसको कमेंट लिख करके भेजे, वो अभी तक नहीं देखी भाई ठीक है, ये तुम्हारा ज़रूरत है, हमको भी इतना समय नहीं है कि हम फ़ोन करें डील करें। तो देखिए महिला सशक्तिकरण, तो अभी इसको जो है भूत वर्तमान और भविष्य, शायद टाइटल यही था हमको जहाँ तक याद है, समझ रहे हैं ना। मतलब इतिहास का काल का, वर्तमान के काल का और भविष्य का। तो इसमें हम जो बात बता रहे थे कि महिला सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण तो किसी का भी हो सकता है जो समाज के पीछे छूटे हुए लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, समझ रहे हैं ना। और अब पीछे शब्द में आप सामाजिक रूप से कह सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से कह सकते हैं, आर्थिक रूप से कह सकते हैं, शैक्षणिक रूप से भी कह सकते हैं, ठीक है। और महिला तो एक माने सेक्स के आधार पर एक अलग क्लासिफिकेशन ही है। और हम पहले भी आपको क्लास में बताए थे इन लोगों का
कि आदमी का जो सेक्स के आधार पर 4 तरह के लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना। जनरली लोग 2 तरह का पढ़ता है, 3 तरह का मेजोरिटी जानता है, चौथा हम हाल में पढ़े थे, इसीलिए चौथा पर भी जोड़ रहे हैं। पुरुष तो सब आप जानते हैं, स्त्री भी सब जानते हैं। तीसरा है जो हिजड़ा जिसको कहते हैं, जो चौक चौराहे पर मिलता है, जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं सब एनसीईआरटी तो +2 की किताब में हम देखें कि एक चौथा क्लासिफिकेशन था ट्रांसजेंडर। अभी तक हम समझ रहे थे कि ट्रांसजेंडर और जो है थर्ड जेंडर एक ही होता है, लेकिन उसमें समझाया कि ट्रांसजेंडर जो है अपने सेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। हम शब्द इसलिए रुक रुक करके बोल रहे हैं कि आप शब्द को पकड़िए तो आपको याद हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ट्रांसजेंडर में जो ट्रांस शब्द है उसको आप लेकर के चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन। मान ली कोई लड़का लड़की बन जाता है या लड़की लड़का बन जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। ये +2 के एनसीईआरटी सोशियोलॉजी के किताब में है। हमसे एक आदमी बहस किया, हमके कि आप हमसे बहस मत कीजिए, एनसीईआरटी में राइटर 1-2 होता है, लेकिन बोर्ड जो है 17, 18, 20 आदमी का रहता है। आप उस बोर्ड के पैनल से डिस्कशन कीजिए कि काहे आपके अवधारणा से अलग या उलट लिखा है, ठीक है। दूसरा जो अवधारणा है इसी से जुड़ा हुआ, एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ, आप लैंगिक विभेद और यौनिक विभेद, एक का अंग्रेजी हुआ लैंगिक का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इसका हुआ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। इस कंसेप्ट को भी बढ़िया से समझ लेना चाहिए, चूंकि सशक्तिकरण की जब बात आएगी तो इसको भी समझ लीजिए। तो लैंगिक जो विभेद है जिसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहता है, ये सोसाइटी के द्वारा बनाया हुआ है। जब तक सोसाइटी नहीं था, कल्चर नहीं था। ये हम रात में इसमें भी साफ साफ लिखे हैं कि आप बात करते हैं इतिहास का कि सोसाइटी इतना पुराना था, थोड़ा सा डेविएट हो जा रहे हैं, आप लोग को भी लिखने में बनेगा। सोसाइटी जो है, भारत का सोसाइटी इतना 1000 साल पहले था, इतना 1000 साल पहले था, ठीक है। कल्चर भी बहुत पुरानी बात होती है। लेकिन नया जो एनसीईआरटी जो नया एजुकेशन में आया है, उसमें कृषि का प्रारंभ कब से बताया है कि नहीं को ध्यान में। हम लोग जो पढ़ते थे उस समय हमको था कि 10,000 BC पहले कृषि का था। बाद में पढ़े कि 8,000 साल पहले, न 10,000 साल पहले, तो मतलब 8,000 BC हो गया। 10,000 BC और आज से 10,000 साल पहले तो 8,000 BC हो गया। इधर में पढ़ रहे थे कि 8,000 साल पहले, उसमें देता है कि बिफोर प्रेजेंट एरा, इस तरह के डेटिंग का इसमें है। तो 8,000 साल पहले कर रहे हैं तो 6,000 BC, ठीक है। अब समझिए कि 6,000 BC से कृषि हुआ, तो जब तक कृषि नहीं शुरू हुआ था तब तक संस्कृति की बात कहां से आएगी भाई। उसके पहले आप पहाड़ पर थे, आप माने पेशा जो प्रोफेशन होता है वो टोटल एक ही आदमी के पास था कि परिवार का सुरक्षा भी करना है, खाने का व्यवस्था भी करना है, अपने को भी बचाना है, शिकार भी करना है और बढ़िया बेहतर इन्वायरमेंट के तलाश में घूमना भी है। यही स्थिति था। तो वो तो अपने तक ही सीमित था। तो प्रोफेशन उस समय पैदा होता है जब आदमी भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो कृषि का कार्य नहीं, जो उत्पादन का कार्य नहीं कर रहे थे, भोजन उत्पादन का व्यवस्था नहीं कर रहे थे। तो ये कृषि के साथ हुआ। जब पहाड़ पर से आदमी मैदान में आ गया, नदी घाटी में आ गया, तब कृषि हुआ। और कृषि ही एक ऐसा व्यवस्था था कि जिसमें जितने लोग उसमें लगे हुए थे उनके अतिरिक्त लोगों के लिए भी भोजन सुनिश्चित हो सका। और उसके बाद ही है जो प्रोफेशन कि कोई लकड़ी का काम कर दिया, लोहा या कांसा हुआ तो उसका भी काम कर दिया, धीरे धीरे जो है बुद्धि का भी हुआ, शासन का भी हुआ, सारा चीज वहीं से शुरू हुआ, कृषि से। तो जब कृषि ही 8,000 साल पहले है, 6,000 BC, ये एनसीईआरटी के किताबों में है, मतलब स्थापित विद्वानों की सहमति से ये बात है। तो इसके पहले समाज कहाँ था? और जब समाज नहीं था तब संस्कृति की बात नहीं होगी। मोगली हम बार बार दोहराते हैं, उस समाज में नहीं रहा तो वो तो
एक जो पेड़ से लटका हुआ रहता था, इसको पकड़ करके झूलता था और उसको पकड़ लेता था और वो कर लेता था, वो बोल नाखून भी उसी का तरह का, बोलता भी वही था। तो जब तक समाज, आप सामाजिक सदस्य होने के नाते ही आप संस्कार पाते हैं, और वही संस्कार जो है संस्कृति कहलाता है। समझ रहे हैं ना। अब कुछ आदमी समाज के स्थापित मान्यता के उलट चलता है, उसको कहते हैं कि संस्कार विहीन है आदमी, इसको कल्चर का कोई समझ नहीं है। तो सुसंस्कृत जो है, वेल कल्चर्ड जो पीपुल होते हैं, वो समाज के दायरे के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो एक आप इसके साथ में समझ गए समाज और संस्कृति। चूंकि शब्द आपका जो ऐसे का जो ऊपर का जो 2 पार्ट है, उसमें समाज है, संस्कृति है, इतिहास है, ये सब चीज है। तो हम बता रहे थे, तो समाज जो विभेद करता है महिलाओं में, उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ सकती हैं, लड़कियों को खुले में ठठाकर नहीं हंसना चाहिए, ये सोसाइटी के द्वारा इम्पोज किया हुआ है, इसी को कहेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यौनिक विभेद जो है, ये जो है नेचर के द्वारा बनाया हुआ है, और जितने मैमल हैं, हम लोग भी चूँकि मैमल हैं, एनिमल हैं, या माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव को छोड़ करके बाकी सब में है जो सेक्स का डिवीजन है। हमको लगता है कि जो बड़े पशु थे, शुरू में म्यूटेशन और इवोल्यूशन के क्रम में ऐसे भी पैदा हुए होंगे जो इंडिपेंडेंट होते होंगे, और इसीलिए उनका कोई वजूद नहीं है। तो वजूद उन्हीं का है जो सृष्टि में रहा, जो एक दूसरे को सहयोग करते थे, सहयोग करने का आधार हुआ, बाकी सब मिट गए। जैसे आप यदि होमो जो हम लोग की अभी जो हम लोग जो हैं जिस अवस्था में आदमी का, तो हम लोग के लिए जो वैज्ञानिक शब्द आता है होमो सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस 2 बार आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। होमो के बहुत से स्पेसीज अभी भी बचे हुए हैं और बहुत से मिट गए। तो बचे हुए हैं तो उसमें है जो गोरिल्ला, ओरांग ओटांग टाइप का ही कोई चीज है, लेकिन होमो के बाद जो सेपियंस लगा है, ये 2 में लगा है। एक हम लोग में लगा है होमो सेपियंस है, और एक होमो सेपियंस के साथ निएंडरथल लग गया। तो होमो सेपियंस निएंडरथल समाप्त हो गए। जब पानी हमको गिलास में दे दो। और हम लोग के साथ लग गया होमो सेपियंस सेपियंस। तो युवल नोहा हरारी, आप लोग सेपियंस का नाम सुने होंगे। युवल नोहा हरारी जो है इजराइल के एक स्थापित इतिहासकार हैं। तो वो लिखते हैं कि होमो सेपियंस और निएंडरथल के बीच में क्रॉस हुआ, मतलब दोनों साथ में रहते थे तो संबंध होता था, लेकिन उनका मानना है कि उसका कोई वंशज नहीं आगे बढ़ सका। जैसे घोड़ा और गधा के बीच में जो क्रॉस होता है तो उसे खच्चर निकलता है, लेकिन खच्चर अपना वंश नहीं चला पाता है। और इस तरह से होमो सेपियंस सेपियंस के अलावा जितने जो ब्रांच निकले सब धरती से विदा हो गए। तो ये जो सहयोग की जो बात कर रहे हैं हम, ये आप समझिए कि इसी के कारण हम लोग जीवित हैं। तो ये हो गया आप सेक्स डिवीजन। तो ये जो है यौनिक विभेद जो है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये नेचर करता है, और नेचर करता है एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए। इसीलिए आज हम हैं भी और जिंदा भी हैं। समझ रहे हैं ना। जिंदा भी तो और भी जीव हो सकता है, लेकिन जिंदा है कहने का मतलब, और आज जो हैं कि ये जो सोसाइटी का जो निर्माण हुआ है, ये जो कल्चर का जो निर्माण हुआ है, ये आदमी ही किया है, दूसरा नहीं। समझ रहे हैं ना। तो आप ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन तो समझ गए। अब एक बात और बताते हैं, आदमी के साथ हुआ क्या है जो इतना आगे बढ़ा है। आप तो पढ़े होंगे कि दिमाग का साइज बढ़ते गया, तो निएंडरथल का भी बहुत बड़ा था। समझ रहे हैं ना। क्रो-मैग्नन का भी कहता है कि बड़ा था। सिर्फ उसी से नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। और अब आपको हम बताते हैं आदमी के साथ हुआ क्या था। देखिए ये सब चीज़ जो है आपको कहीं एक नया भी रहेगा, और कहीं संदर्भ आदि आया ना तो एग्जामिनर जरूर रुक करके पढ़ेगा। चूँकि
हमारा जो लिखने का लेवल है, अभी हम इस महीना में भी देख रहे हैं कि 29,000 हो गया। एक दिन सुबह उठे तो देखे कि 600 का फिगर कहाँ चला गया भाई, 200-300 से तो कभी ज़्यादा नहीं गया। देखें कि सिंगापुर में भाग गया है 600 से ऊपर, और इंडिया में है जो 200 समथिंग ही है। तो आदमी का उत्पत्ति ये बानर था, एक था। मंकी कहता है कि उच्चचेरा भाई था, दोनों का वंशज एक था। लेकिन तो पेड़ पर रहता था एक 40 लाख साल पहले। माना यह जाता है कि पेड़ पर से कोई कमजोर बानर को बदमाश नरखटिया बानर नीचे ठेल दिया। समझ रहे हैं, नीचे भी बहुत खतरनाक जीव सब रहता है। तो वो बचने के लिए कि बदमाशवा या कोई और खतरा, वो तो पेड़ पर ही जीवन गुजार ही रहा था, लेकिन सब चीज़ से, इन्वायरमेंट से तो वाकिफ था। कोई खतरा तो नहीं है, तो उचक उचक करके वो देखा करता था। और उचक उचक के देखने में कोई 20 लाख साल में जो है वो खड़ा होना सीख गया। तो खड़ा होने में क्या होता है, क्या चेंजेज हुआ है। जानवर को आप देखते होंगे कि पैर पर है, बच्चा होता है बड़ा आराम से खड़े खड़े दे देता है। लेकिन जब वो खड़ा जब होता है बड़ी, तो क्या है कि गर्भाशय का जो मुंह है, गर्भाशय का मुंह जिससे बच्चा निकलता है, वो और सिकुड़ गया। तो क्या हुआ कि आदमी जो मैच्योर, जो जानवर जो था, जो मैच्योर बच्चा देता था कि पैदा होने के आधा घंटा के बाद खड़ा हो जाता था और चल फिर सकता था 1 घंटा के बाद, तो इसको प्री मैच्योर बच्चा होना पड़ा। चूंकि गर्भाशय का मुंह छोटा हो गया, तो बचे वही जो प्री मैच्योर, मतलब जो बच्चा जो मैच्योर होता उसके पहले ही है जो बच्चा निकल जाएगा। अभी हम लोग जो बच्चा जो निकलता है उसको हम लोग मैच्योर कहते हैं, लेकिन नहीं, उस आदमी, उस जीव के तुलना में जो आदमी बना, उसका जो पीरियड था उसे प्री मैच्योर हुआ क्या, इस गर्भाशय के मुंह छोटा होने के कारण वो महिला भी विवश थी, सहायता उसको चाहिए, और वो बच्चा को भी सहायता चाहिए। और इसी बॉन्ड ने जो है पुरुष को साथ में रहने का जो एक तरह से बाध्य किया, और यहां से है जो सोसाइटी का फॉर्मेशन शुरू हुआ। समझ रहे हैं ना, ये बाध्यता जो है और दूसरे मैमल में नहीं है। मैमल का हिंदी स्तनपायी होता है, जो हिंदी लिखने वाले होंगे हिंदी, अंग्रेजी लिखने, और कोई शब्द नहीं समझ में आवे हिंदी या अंग्रेजी में तो पूछ लीजिएगा भाई। समझ रहे हैं ना, हमारी कोशिश रहता है कि दोनों शब्द का हम इस्तेमाल करें, कि आप लोग अपना लिख लीजिएगा। लेकिन जो भी नहीं समझ में आए, क्योंकि हम अंग्रेजी भी हिंदी भी जो सीखे हैं सब अंग्रेजी के माध्यम से सीखे हैं। पहले हम उसी को पढ़ते हैं चूँकि प्रमाणिक होता है, हमको ज़्यादा प्रमाणिक समझ में आता है, क्योंकि उसका लिटरेचर वास्ट है। आप गूगल पर ही देखें, चाहे इस पर देखें, तो आप ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिएगा या और भी जो भी दिखिएगा, तो उसका लिटरेचर वास्ट रहता है। वो अभी हिंदी जो है वो AI के आधार पर ही है, लेकिन वो सब बड़ा बेहुदा टाइप का अंग्रेजी भी रहता है उसका। तो इसका जो इवोल्यूशन हुआ, तो अब जो है सशक्तिकरण शब्द, महिला तो हम हो गया क्लियर, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, तो आप शब्दों को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सटीक, माने हम इंटरव्यू में यहाँ देखे थे कि एक ही लड़की थी जो इसका सटीक हमको डिफिनीशन बताई। अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने को आप कितना स्वतंत्र हैं, यही है जो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। बाकी सब मतलब ये आप कह सकते हैं, लेकिन शब्दों में जो बांध करके जो आपको लिखना है, अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने में कितनी स्वतंत्रता महसूस करते हैं, यही है जो सशक्तिकरण है। बिहार सरकार का भी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो गया है, अब तो डिजिटली आता है हिंदी अंग्रेजी, इसके भी वुमेन एम्पावरमेंट के चैप्टर में यही लाइन लिखा हुआ है। और जो इंडिकेटर जो बनाया है बिहार सरकार ने उस किताब में, उसमें 3 क्राइटेरिया लिया है, 2 क्वांटिटेटिव है और एक जो है ये वाला है। तो 2 में लिखा है कि उसके नाम से कोई अस्थाई संपत्ति, जमीन या मकान है या नहीं है, और दूसरा है कि कोई बैंक अकाउंट उसके नाम से है या नहीं है। तो 2 क्वांटिटेटिव हो गया
मात्रात्मक हो गया और एक गुणात्मक लक्षण जो है, जो ये डिफिनीशन, यही तीनों को मिला करके वो इंडेक्स बनाता है कि किस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में आगे है या पीछे है या बेहतर है या बेहतर होना है। बात समझ में आ गया? तो महिला सशक्तिकरण। अब जो पूछ रहा है पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर, तो पास्ट मतलब इतिहास यदि आप चलते हैं तो हम इतिहास जो लिखे हैं किंडल पर डाले थे, फिर उसको रोक दिए हैं, अब उसको फिर से डालेंगे। तो पहले तो वो 500 पेज का था तो 200 पेज अलग कर दिए हैं, तो 300 पेज अलग होगा। लेकिन मेरा इतिहास जो है ऐसे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कि उसमें किसी राजा का नाम ही नहीं है, कोई राज्य का नाम ही नहीं है, और 300 पेज में सिर्फ हम ये समझाए हैं कि इतिहास है क्या। समझ रहे हैं ना? जिसको आप कह सकते हैं फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इसके लिए शब्द हिस्ट्री वाले पढ़े होंगे पीजी में, हिस्टोरियोग्राफी, समझ रहे? हिंदी के लिए उसका कोई शब्द नहीं है, इसीलिए उसको हम दूसरे शब्दों में बताते हैं फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास को हम 5 खंड में दिए हैं कि प्राचीन, चूंकि हम पैलियोलिथिक में हम नहीं गए हैं, इसलिए नहीं गए हैं कि इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास उसको कहते हैं जिसका रिटन एविडेंस मिलता है। उसके पहले को वो प्री हिस्ट्री कह देता है, प्राक इतिहास कह देता है। बात समझ में आ गया? लिखित जो मिलता है उसको ये इतिहास कहता है। लेकिन इसके साथ भी क्या हुआ था, एक तो प्री हो गया, एक ऐसा इतिहास भारत में मिला है कि लिखा हुआ तो लिखावट तो मिला है लेकिन समझा नहीं जा सका है पूरे विश्वास के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको कहता है प्रोटो हिस्ट्री, हिंदी में कहता है आद्य इतिहास, और बाकी इतिहास हुआ। ठीक है, तो हम भी उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एक प्राचीन काल जब बुद्धि का विकास हुआ था, दूसरा मध्यकाल जब सामंतवाद का उदय और विकास हुआ, तीसरा जो है आधुनिक काल जिसमें पूंजीवाद का विकास हुआ। लेकिन आधुनिक काल को हम 45 तक रोक देते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है नया आगमन हुआ है। नया आगमन हुआ है तो इसको हम वर्तमान काल कह देते हैं। और भविष्य काल भी इतिहास हम भविष्य का भी संक्षेप में लिखे हैं कि यदि हिस्ट्री लिखने, समझने, व्याख्या करने का कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, तो उसका प्रोजेक्शन भी हो सकता है कि आगे क्या होगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी हम इतिहास पर नहीं जाएंगे क्योंकि महिला सशक्तिकरण है, लेकिन इतिहास पर आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना हो, चूंकि पूछता है, जैसे 68 में था, हम इतिहास के निर्माता नहीं हैं बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित हैं। समझ रहे हैं ना? तो 69 में लगता है कि इतिहास पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है कि 70 में फिर आ जाए, क्योंकि यूपीएससी का भी जो 14 साल 13 साल का जो पैटर्न है तो उसमें हम देखे हैं कि इतिहास समाज संस्कृति पर रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना, यही दिक्कत है। क्वेश्चन हमसे माने सवाल खड़ा करने के लिए आप लाइए कि हमको पूछना है इनसे। नंबर भी हम लिखा दिए थे, तो नंबर अब जिनको पूछना है तो पूछ पाएंगे। हम तो थोड़ा सा भाई दूसरे तरह के आदमी हैं तो हम व्यस्त रहते हैं ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? खास करके किताब वाला में हमको और ज़्यादा रहता है, और घर का भी काम करना होता है तो उसमें हम मैक्सिमम देह चलाते रहते हैं कि चलें हम करते रहें, तो उसमें आपको पूछना होगा। तो बता रहे थे हम इतिहास में, तो भूत जो है माने अतीत जो है, जो पास्ट की बात कर रहा है, तब तो आपका तीनों फेज की बात हो गया महिला का। तो मेरा मानना है कि जो प्राचीन काल था, जब बुद्धि का विकास हो रहा था, तो महिलाओं की स्थिति आज जिस चश्मे से देखा जा रहा है वो स्थिति प्राचीन काल में थी ही नहीं। दोनों एक इकाई माने जाते थे, दोनों एक यूनिट था, आदमी था तो एक ही था, अलग अलग माना ही नहीं जाता था। इसलिए उस नजरिए से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मैन और वुमेन शब्द जो है, मैन मतलब आप समझ रहे हैं, और दूसरा कौन सा मैन है, आप माने महिला हैं तो वो भी मैन है। कौन है भाई मैन? बोम्ब वाला मैन, गर्भ वाला मैन, WOMB प्लस MAN। आप देख लीजिए, तो WO के बाद फिर तो यम ही आ जाता है, तो वो तो कॉमन उधर चला गया, तो वुमेन शब्द उसी से बना, WOMAN। मैन कौन वाला मैन?
जो बूम वाला मैन है। अभी पैराग्राफ आप पढ़ी लिखी दिमाग में बटाए और लिखने का जगह मिला लिखे, एग्जामिनर नंबर उसी को देता है जिसका कॉपी वो पढ़ता है, बाकी तो देखता है। हम जानते हैं वही क्या है, वही चीज़ है जो जानता है, तो भाई आप एवरेज स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम जितना जानते हैं उतना ही आप हैं, तो मेरे हिसाब से ही मेरी दुनिया है, तो आप एवरेज हैं। लेकिन आप हमको रोक दिए किसी शब्द पैराग्राफ में, क्या लिखी है, क्या लिखा हुआ है भाई, अच्छा फिर से पढ़ना पड़ा क्योंकि मेरे लिए नया लग गया। जब पढ़ेंगे तब तो ये तो मुस्कान एक आएगा ना कि बड़ा ब्रिलियंट भाई तो कैंडिडेट है, कुछ तो स्पेशल देना चाहिए। जो बोर्ड उसको देखेगा उसको दे देगा, समझ रहा है ना। तो आप जो है ये बूम वाला मैन आप समझ गए। तो ये कंसेप्ट मेरा मानना है कि प्राचीन काल में उस नजरिए से नहीं समझा जा सकता है जिस नजरिए से आज स्थिति है। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, एक कमोडिटी के रूप में इसको माना गया। सामंतों में क्या एक वर्ल्ड वाइड नेचर था। जब सामंतवाद था मध्यकाल में, दुनिया तो 2 ही कंटिनेंट तक तो सिमटा ही हुआ था। अमेरिका का पता नहीं था, दोनों अमेरिका का, और अंटार्कटिका का भी तो ट्रेस ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया भी दूर ही था, तो 4 कंटिनेंट तो ऐसे ही हो गया। और बच गया अफ्रीका जो इक्वेटर जिसके बीचों बीच पार होता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों के जो साथ में जो इलाका था, उसके अलावा अंदर का तो एक अलग दुनिया था जहां कोई जाता ही नहीं था। माने समाज और संस्कृति तो था ही नहीं, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। माने कांगो में और इस सब में तो जा ही नहीं सकता है। तो अब मध्यकाल में सामंत युग एशिया और यूरोप में था। तो सामंतवाद का एक फीचर होता है कि हर छोटा सामंत अपने बड़े सामंत से मधुर संबंध बनाए रखना चाहता है। व्यवहार से, धन से और कमोडिटी से संबंध बनाए रखना चाहता था, गिफ्ट दे करके। और उसी में जो है महिला मध्यकाल में ही जो है एक कमोडिटी के रूप में आई और उसको जो है संबंध बढ़िया बनाने के लिए दिया जाने लगा। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में भी कन्यादान का जो कंसेप्ट है उसी समय से है। उसके पहले कन्यादान का एविडेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब इतिहास की जब बात आती है तो ये भी भारत का एक विचित्र बात है कि जितना पुराना लिटरेचर था मध्यकाल में सब जल गए, और जो रीराइट भी हुए, आपका ऋग्वेद भी जो सबसे पुराना है 1300 समथिंग के पहले कोई मिला ही नहीं है उसका माने रिटन मटेरियल, समझे ना। 14वीं शताब्दी से पुराना आपका ऋग्वेद भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंटेंट पुराना नहीं है, कंटेंट पुराना होगा, लेकिन संपादित हुआ है, लिखा जो गया है। आप सुनते होंगे कि ऋग्वेद रचा गया है, कंपोज किया गया है इस पीरियड में। अब उसकी कितनी प्यूरिटी है इस पर तो बड़े बड़े शोध परक लोग अपना ही बताते हैं। तो महिलाओं को जो प्राचीन काल में आप दिखाइएगा तो एक दूसरे को पूरक के रूप में दिखा दीजिए कि वो कंसेप्ट था ही नहीं जिस नजरिए से आज देखा जाता है। ठीक है। दूसरा कि सामंतवाद में जो है इसको एक कमोडिटी के रूप में लाया गया और उसी के रूप में है जो इसको ट्रीट किया गया। इसीलिए दुर्दशा जो है भारत में, तो उसी दुर्दशा का एक स्वरूप जो है सती प्रथा भी है था, जिसको राजा राम मोहन राय जो हैं, राजा राम मोहन राय के समय तक का, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब है जो जब ये आधुनिक काल जो आया, पूंजीवाद का जब उदय हुआ यूरोप में, पुनर्जागरण जो हुआ, तो पूंजीवाद ने क्या किया, बाजार की शक्तियां सबसे शक्तिशाली होता है। जितना ये आंदोलन करता है ना भारत में, सब नाटक करता है। ये महिला सशक्तिकरण का भी आंदोलन हो या जाति समाप्त करने का भी आंदोलन है, क्रेडिट जिसको जो लेना है जो ले, सारा बाजार की शक्तियां कर रहा है। जो मैकेनिज्म नहीं समझ में जिसको आता है कि बाजार की शक्तियां मतलब इकोनॉमिक फोर्सेस कैसे एक्शन करता है, और यही शक्तियों को, इन्हीं शक्तियों को इतिहास के काल में ऐतिहासिक शक्तियां, हिस्टोरिकल फोर्सेस कहा जाता है। समझ रहा है ना। तो इतिहास जब पूंजीवाद का जब उदय हुआ आधुनिक युग में, तो क्या हुआ, आज आप 4 भाई एक परिवार में खेती कर रहे हैं,
एक आदमी काम करने के लिए चला गया इस शहर में और एक आदमी चला गया इस शहर में, तो वो जो भारत में जो परिवार था, विस्तारित परिवार, समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी में शब्द है एक्सटेंडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का कंसेप्ट को रिजेक्ट कर रहा है समाजशास्त्री लोग, नहीं लिखता है इस बात को, डिफरेंस को समझाता है, इसको हम बाद में अलग से बता देंगे। तो विस्तारित परिवार एक जगह रहता था, कंसेप्ट एक तरह से था, महिला दहलीज के दरवाजे के अंदर रहती थी, लेकिन अब ये पति पत्नी चला गया यहाँ काम करने के लिए, वो चला गया वहाँ काम करने के लिए, वो 8 घंटे का ड्यूटी में है और आने जाने में 10 घंटा उसका बाहर में है, तो बीच में सब्जी कौन लाएगा? बच्चा बीमार पड़ा, माँ बीमार है, कौन दवा लाने के लिए जाएगा? तो घर से बाहर निकलना जो है मजबूरी जो हुआ, ये पूंजीवादी व्यवस्था का, ये आर्थिक शक्तियों के कारण संभव हुआ, आंदोलन के कारण संभव नहीं हुआ। और उसको उत्पादन चाहिए, तो ये भी यदि प्रोडक्टिव है तो ये भी काम करें, कम देंगे ज़्यादा देंगे वो एक अलग चीज़ है। तो इन शक्तियों ने इसका है जो समूहवाद था, जो एक तरह से कहिए कि समाज का जो इंपॉर्टेंस था, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता चला गया और आज भी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो ये जो आधुनिक काल में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ, तो महिलाओं की स्थिति जो मध्यकाल में थी वो बहुत तेजी से बदलने लगी, उन क्षेत्रों में बदल गई जहां नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हुआ भारत के संदर्भों में, समझ रहे हैं ना। तो ये तो इसमें है। अब वर्तमान में जो है, अब आप देख लीजिए, हम लोग के समय में माने मेडिकल कॉलेज में तो कुछ लोग बताते थे कि बहुत समझदार परिवार की महिलाएं ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी, चूंकि नेकेड बॉडी का जो ऑपरेशन होता था उस सारे परिवार बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, आप लोग की उम्र का जो है बेटा पढ़ रहा है, वहाँ वो पढ़ रहा है, बाप माँ यहाँ है, कहाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। मैरिज का भी एक अलग कंसेप्ट, लिव इन रिलेशन ऐसे चल रहा था, अब उसको भी रजिस्ट्री करना है। तो ये जो स्वतंत्रता हुआ है कि उसकी फिर से मानव के रूप में पहचान होती जा रही है, और भविष्य में भी जो है ये पहचान और स्वतंत्रता जो बाकी बचे हुए हैं, जो छूटे हुए हैं, वहाँ तक जाएगा। तो आप इसको महिला सशक्तिकरण को आप देखिए, पढ़िए ना, रात में 2-3 घंटा जो है सोचने के लिए टाइम रखिए, चीज़ों को एक दूसरे से गूंथने के लिए, एक दूसरे से बांधने के लिए, कि इस तरह से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पूछेगा तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको आएगा, आपको लिखने के लिए भी तब आपको रेडी टू यूज में स्थिति में आप पहुंच पाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब पुराने वाले को तो बता चुके हैं, ज्वाइंट परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है। उनका परिवार और मेरा परिवार दोनों एक शहर में एक ही छत के नीचे एक ही किचन में रहें, तो दोनों का परिवार तो अलग अलग इतिहास का है, तो ये ज्वाइंट परिवार हुआ। यहाँ एक्सटेंडेड परिवार है कि हमारे दादा दादी और उनके बेटा बेटी, माने मेरे माँ बाप और हम लोग जो हैं, या हमारा आगे का जनरेशन एक ही किचन और एक ही छत के नीचे हैं, ये उसका विस्तारित परिवार है। हमारा कोशिश ये रहता है कि आपको पढ़ाए ना, तो शब्द का लिंक कनेक्टिविटी दे देने से क्या होता है ना, कि आप समझ पाते हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने शब्दों में। अदरवाइज रटा हुआ जो है ना, वो बड़ा बेमेल टाइप का चीज़ हो जाता है। एक इंटरव्यू में एक सोशियोलॉजी से पीजी किया स्टूडेंट, हम उससे पूछे आप समाजशास्त्र के हैं? तो जी सर, हमके समाज किसे कहते हैं? कहा अकॉर्डिंग टू वेबर इट इज़ ए वेब ऑफ रिलेशनशिप। हमके बहुत बढ़िया, ये तो वेबर ने कहा, आपका क्या मान्यता है, आप भी अपना बताइएगा। तो चुप। अब चूंकि वो रटा हुआ था, अगला सवाल हम उसको घेर दिए। हम कहे कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है। तो समाज का ही कंसेप्ट पर वो मनन नहीं किया है, तो डिफरेंस कहाँ से देगा। इससे की एक खास विशेषता है, कभी कोई टाइटल रिपीट नहीं हुआ है। 2 तो यहाँ हुआ, और हमको लगता है क्या 10-14 यूपीएससी का भी हो गया होगा। टाइटल रिपीट नहीं ना होता है जनरली, तो आपके पास कंटेंट रहेगा। हाँ, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक आध वो हम शुरू में देखे थे वीडियो में, तो लिखा दिया करते हैं।
मानो कि जैसे कि उनका सेटिंग हो गया है कि क्वेश्चन में वही आएगा। एक्चुअली वो प्रोफेशनल हैं, बच्चों का साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि जो यहाँ आए हुए हैं उसमें से जो कैंडिडेट क्लासरूम में होगा उसमें 10-15% पीटी निकाले हुए रहता है और बाकी 85% जो है ना 90% जो है सब वो दोनों का तैयारी करने वाले होते हैं। तो उनको एक बड़ा सा चीज़ मिल जाता है कि हम एक इससे लिख लिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो बच्चे जो हैं वो बच्चे ही हैं, तो उसको अब क्या कहा जाएगा। जैसे कल एक यही आईजी साहब एक वीडियो भेजे थे, 1 मिनट वाला होता है, विकास दिव्य कीर्ति का, कि बुद्ध मुस्कुराते थे कभी कभी, क्यों बोले इसलिए नहीं मुस्कुराते थे कि जवाब नहीं जानते थे, इसलिए मुस्कुराते थे यदि 3 साल का बच्चा यदि कह दे कि दादा दादा भगवान क्या होता है, तो आप जानते हैं लेकिन आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मुस्कुरा ही देंगे। अब चूंकि 1 मिनट का था तो इतना ही था, समझ रहे हैं ना। तो वो सब जो बच्चे हैं जिनको लिखा लिखाया हुआ आना चाहिए, तो वो बच्चे हैं तो क्या कीजिएगा, आप मुस्कुरा करके लिखा दीजिएगा। हमको तो भाई आपसे पैसा लेना है तो ये करेंगे, लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप लोग से जुड़े हुए रहने के लिए। इस बार ही कहें ना, ये रिजल्ट निकला, उस कुछ दिन के बाद 10 दिन के बाद फ़ोन आया, नंबर सेव नहीं था, पहचान रहे हैं अंकल, हम कहे बाबू आवाज़ तो ध्यान में आ रहा है लेकिन नाम हमको नहीं याद आ रहा। तो आपके यहाँ जा कर के हम खाना बनाए थे। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा टाइमिंग इसीलिए घड़ी देखे, हम 8:30 बजे खा लेते हैं, रात में खाते नहीं। तो वो भी किचन में चली गई, हम पटना में अकेले रहते हैं, जिससे यहाँ से जाएंगे हम अपना फ्लैट पर जाएंगे। और कल भी क्लास इसीलिए फुल डे में रखे हैं कि यहाँ जितना देर पढ़ाएंगे उसके बाद जिनको बैठना होगा तो उधर बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में, नहीं तो लालटन जी से भी बात कर लिए हैं कि 10 को हैं तो नीचे भी बैठ करके एक डिस्कशन हो जाएगा। तो चूँकि हम तो ऐसे ही आते हैं कि जो, तो वो बोली कि तो ध्यान में आया, तो बोली सर इस बार डीएसपी हम हो गए हैं। वो 67वीं में आई थी, हाँ 67वीं में आई थी हमारे यहाँ। तो वो कुछ लड़कियाँ सब 7-8 आई थी, तो हम बोले थे कि बाबू हम अकेले रहते हैं, तो ये तो अकेले आई थी, लेकिन बाकी लोग जो है कोई मदर के साथ, कोई भाई के साथ, कोई अपना जो भी हस्बैंड है जो भी उसके साथ आया था। तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई अपने फ़ोन की है तो कम से कम कुछ तो लगता है कि नहीं अंकल का कुछ योगदान रहा होगा, चाहे बताना अच्छा लगा होगा। तो हम इसी पर्पज़ से आते हैं कि नहीं कुछ लोग से जुड़ें और कुछ सार्थक हो पाएँ, दे पाएँ। अब समय धीरे धीरे जो है हमारा भी टाइट होते जा रहा है। अब इधर 7 तारीख को आया था IIM विशाखापट्टनम में क्लास लेने के लिए, तो हमको लगा भाई कि क्या पढ़ाएं। हमारी एक अदा है कि हम जो लिखते हैं या जो पढ़ाते हैं तो कोशिश रहती है कि बहुत सा चीज़ तुम पहली बार पढ़ो। तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक लिए तो उसको बनाए हैं, लगता है 17-18 पेज का स्लैब है, द साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट तो प्रोफेसर किताब देख करके तो फिलिप कोटलर का तो पढ़ा ही देगा, लेकिन कुछ तो हम अलग करें। तो हम साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और लास्ट में है जो बुद्ध को बताया है कि ये दुनिया का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का आदि फादर फिलिप कोटलर था, तो ग्रैंड फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट तो हमारा बुद्ध था, जिसने 2500 साल पहले विचारों की मार्केटिंग की थी कि आज भी चर्चा करते हैं। उनका क्या टेक्निक था और कैसे कैसे उसको था। अब उस चीज़ को हमारी ये कोशिश रहती है कि पहली बार नए ढंग से प्रेजेंट करें। हो सकता है अच्छा लगे, PDF भेज दिए हैं, उसको जो होता है अभी नहीं किया है, आज देखेंगे रात में कि देखे बाबू, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी भैया हमको कहता है, मैंने ट्रेनिंग में था बिहार लेखा सेवा में, अभी प्रशासनिक सेवा में है, तो ट्रेनिंग में तो भैया ही उस समय से कहते रहा है। तो आप जो भी चीज़ जिसे पूछना समझना है उसको आप पूछिए समझिए। और ये आता है तो थोड़ा सा हम 2 रोटी हम खा लेते, उसको बंद करता, उसके बाद तो एक तो हम लोग पर्यावरण पर इतना हुआ, कुछ सोसाइटी पर भी, और हम आते हैं समझे ना रोटी खा करके, तो यदि कोई बंद करने वाले हैं तो इनको बंद कीजिए। तो एक चीज़ आप हमसे समझ लीजिएगा, समाज, संस्कृति और सभ्यता, समझ रहे हैं ना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको GS 1 में भी है जो बिहार का कल्चर, चाहे ये चीज़ समझना है तो हम आपको इंटायरली डिफरेंट बताएंगे। जिसे कल्चर जो है, कल्चर वो नहीं होता है कि
इनका वेशभूषा क्या है, ये मूर्ति क्या हुआ, ये संगीत क्या हुआ, ये पेंटिंग क्या हुआ, ये कल्चर की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर है, कल्चर नहीं है। तो आपको बड़ा बारीकी से समझाएंगे, कोशिश रहेगा कि दिमाग में आपको बैठ जाए। सोसाइटी, संस्कृति, कल्चर और सभ्यता, एक तो ये हो गया। और दूसरा जिस पर हम कहें कि इतिहास के फिलोसफी पर जो हम लिखे हैं उतना 300 पेज से ऊपर कई वो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम नया कंसेप्ट दिए हैं अपना, उस पर भी जो भी संभावित क्वेश्चन होगा कुछ तो हम बताएंगे अपने मन से, लेकिन आप पूछने के लिए भी तैयार रहिएगा कि कुछ पूछें। अरे बेमतलब का भी सवाल पूछिएगा ना, आपको लगता है बेमतलब का, उसी बहाने जो है बहुत सा मतलब का बात निकल जाएगा। और एक चीज़ और होता है कि आप जो पूछना चाह रहे हैं ऐसा नहीं कि वही पूछना चाह रहे हैं, बाकी लोगों में करेज नहीं होता है कि बाकी मित्र समझ जाएंगे अरे भैया तो एक दूसरे को बेवकूफ़े समझेंगे तो 10 आदमी में ना, जब दुनिया जान लेगा कि ये लोग ग्रुपे बड़ा ब्रिलियंट था, तो मकसद तो हमारा वो ना है कि आप है जो काबिल समझे जाएं, ये 10 लोगों के द्वारा नहीं, बाकी रेस्ट और आपको भी घर परिवार सबको को लगे, समझ रहे हैं ना। तो हम इतिहास पर बताएंगे। अभी जैसे देखिए एक चीज़ बता रहे थे, एक हम कंसेप्ट दिए हैं इतिहास में, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का गुरुत्वीय ताल, मैंने 12-14 कंसेप्ट में एक कंसेप्ट ये भी है। तो ये क्या चीज़ है, होता क्या था कि एक कंसेप्ट जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कंसेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का है, समझ रहे हैं ना, ग्रेट फिजिस्ट। तो सूरज के पीछे एक तारा है, सूरज आप देख रहे हैं कि लाख गुना से भी ज़्यादा बड़ा है पृथ्वी से, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी चीज़ आपके नज़र में छोटा यदि रहेगा तो उसके पीछे वाला दिख जाएगा, लेकिन यदि बड़ा रहेगा जो ऑब्जेक्ट जिसको देखना चाह रहे हैं तो वो नहीं दिखता है, होता है। तो सूरज के एक पीछे तारा है जो पृथ्वी से नहीं दिखना चाहिए क्योंकि उसके पीछे है, लेकिन वो दिखता है। क्यों दिखता है? तो उनका कहना था कि सन जो लाइट जो उस तारा से जो निकलता है वो तो सीधे निकलता है, लेकिन सन के पास आकर के उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो रे बेंड हो जाता है, और जब बेंड हो जाता है तो पृथ्वी पर प्रवीण जरा सा सिस्टम को 2 मिनट के बाद रोकना, तो हम जरा सा 2 रोटी खा लेंगे तब फिर कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट लगता है। तो वो जो बेंड होकर के आंख पर जो गया, तो आंख पर दिखता है तो वो सीधे दिखता है, तारा दिखता है, लेकिन वो वहां नहीं दिखता है जहां है। जैसे ग्लास के एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे ना कि सिक्का जो डालते हैं तो आपको दिख रहा है, और पानी जब उसमें कुछ डालते हैं तो वो ऊपर दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हिंदी में कहता है। एक रिफ्लेक्शन तो समझते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर में जैसे वापस आ गया, वो रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन जिसको कहते हैं। और जो है अपवर्तन जो हुआ कि थोड़ा सा डेविएट कर जाता है रे, तो वो रे डेविएट कर जाता था। तो हमको लगा कि इतिहास को समझने में इसका उपयोग है। क्या है? महिला वाला पर ही बता रहे थे। अभी जो है महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में हम उसी नजरिए से देखते हैं जैसा आज है, और जितना इतिहासकार लिखा होगा सब इसी पृष्ठभूमि से, इसी नजरिए से, इसी मानसिकता से लिखा है, जो चीज़ है नहीं। जैसे 2 साल पहले अकबर बहुत सांप्रदायिक व्यक्ति है, इस तरह का मीडिया में चर्चा आया था, बहुत सांप्रदायिक था, उसके हरम में हिंदू महिलाएं बहुत ज़्यादा थी। हमने इंटरव्यू में पूछा आपका क्या विचार है, तो सीधे आ गए, अब भाई आप पीजी किए हैं या पीएचडी किए हैं तो भी सोचने वाला जो होता है ना वो आगे होता है हमेशा। तो उससे पूछे तो फंस जाए। हम कहे कि तो पूछा कि सर आपका क्या जवाब होगा, हम कहे कि उसको सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता है। तो सवाल ये नहीं होता है, जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या का जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? तो हम कहे कि अकबर जिस काल में था वो सामंतवाद का युग था, और वैश्विक सामंतवाद की यह एक विशेषता थी
कि हर छोटा सामंत अपने से बड़े सामंत से मधुर संबंध बनाए रखना चाहता था, और भारत का सबसे बड़ा सामंत अकबर था, और जितने स्थानीय सामंत थे सभी जो है भारतीय थे, और सामंतवाद की विशेषता के कारण उन्होंने अपनी बहन बेटियों का वैवाहिक संबंध अकबर से स्थापित किया। ये इतिहास में एविडेंस नहीं मिलता है कि अकबर ने आक्रमण करके किसी महिलाओं को अपने हरम में लाया है, और जो भी महिलाओं से संबंध हुआ है बजाबते विधवत हुआ है, वैवाहिक संबंध जिसको कहा जाता है वो हुआ है। और उसमें से एक तो जोधाबाई का तो महल था और मंदिर भी था, मतलब वो सम्मान रहती थी। तो आज के चश्मे से आपको सांप्रदायिक लग रहा है, उस जमाने में नहीं लगता था, क्योंकि अब आप कहिएगा कि तो भाई आप एक कल्चर पर ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, तो हम कहें कि दक्षिण भारत में इसी का प्रभाव था, जिसको कहते थे जो मूर्तियों का विवाह जो देवताओं से होता था, मतलब महिलाओं का जो कौन प्रथा है साउथ की, नहीं बच्चियों का जो विवाह हो जाता है भगवान जी से कर दिया जाता है, हाँ देवदासी, यस। तो जो दक्षिण का जो देवदासी प्रथा था वो भी इसी का स्वरूप था कि बच्चियों को उन देवताओं से शादी कर दिया जाता था जो पत्थर की, मतलब कि पत्थर ही थे। तो इसमें जो है देवताओं को दोषी नहीं दिया जा सकता है कि उनसे इसका संबंध स्थापित किया जाता था। इसके लिए दोषी वो व्यक्ति थे जो इन घटनाओं को प्रेरित करते थे या प्रेरित होते थे। उसी तरह से आप इस सामंत, बड़े सामंत को दोषी नहीं दे सकते हैं, जो इसको प्रेरित करते थे या प्रेरित होते थे, उस कारकों को अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है उसको उस नज़रिए से देखने की जरूरत है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑफ हिस्ट्री। आपको उस इतिहास के काल में जाना होगा, आपको सूरज पर जाना होगा, अपने को लाना होगा कि वो रे जो स्टार से जो निकल रहा था, जो पीछे है, जो नहीं दिखना चाहिए, क्यों दिख रहा है। तो आप जब सूरज पर अपने दिमाग को ले जाइएगा, शरीर को तो नहीं ले जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि रे जो निकला था वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बेंड होकर के हमारे पास तक पहुंचा, और हमको दिख रहा है उस सीधे में, क्योंकि देखने का यही टेक्निक जो है, तो हमको वहाँ नहीं दिखता है जहाँ है। तो इसीलिए अकबर को भी देखने के लिए आपको उस इतिहास के काल में जाना होगा कि उस समय आर्थिक शक्तियाँ का मैकेनिज्म क्या था, तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो थोड़ा सा रोक दो, जरा हम 2 रोटी खा लेते हैं, 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, 2 रोटी खाते हैं।